CH21 डोंट लीव मी। बेंगलुरु इंडिया। मल्होत्रा विला में तारा चुपचाप दक्ष की गोद में बैठी हुई आईपैड की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सोनिया चल रही थी। आखिरी बार जब सोनिया ने बाहर निकलते हुए एक बार उसे मुड़कर देखा था, वो खुश थी कि वो आज़ाद थी। उसे क्या पता था कि दक्ष उसे उसकी जिंदगी से आज़ाद कर दे रहा था। तारा कुछ पल रुककर बोली, क्यों किया तुमने ये सब? दक्ष उसके बालों को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोला, मेरा मन, मेरी मर्जी। ये सुनते तारा ने एकदम से वो आईपैड उठाकर फेंका और वो तुरंत खड़ी हो गई। दक्ष का हाथ इस वक्त हवा में ही था और वो बिना किसी भाव के बैग की तरफ देख रहा था। तारा चिल्लाकर बोली, मजाक लगता है तुम्हें सब कुछ? मजाक बन चुकी है हर किसी की जिंदगी तुम्हारे लिए। जब मन करेगा कुछ भी करोगे, किसी को मार दोगे, किसी को फंसा दोगे। क्या हो तुम? कौन हो तुम? दक्ष अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। वो बिना किसी भाव के बैग की तरफ ही देख रहा था। तारा चिल्लाकर बोली, तुम्हें नहीं फर्क पड़ेगा किसी चीज से? तुमने मार दिया उसे, गलती क्या थी उसकी? किसी इनोसेंट की जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो और मैं किसी पागल के साथ स्टे नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू गो। बोलकर वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तारा ने जैसे दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में तुरंत अपनी तरफ घुमाया और उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। तारा जोर से चिल्लाई क्योंकि उसके पीठ पर दरवाजे की वजह से लग गई थी। तारा ने हैरानी से दक्ष की तरफ देखा, तभी दक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तुम डॉल? तुम दक्ष मल्होत्रा को छोड़कर जाना चाहती हो? जान से मार दूंगा तब कहाँ जाओगी? तारा धीरे से बोली, नो तुम नहीं करोगे। तुम ऐसा? दक्ष बीच में बोला, सोनिया 2 महीने से उसे कैद करके रखा था मैंने। जब मैं उसे मार सकता हूँ तो तुम क्या चीज हो? तुम्हें तो मेरी जिंदगी में आए हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है। माय डियर वाइफ, माय डॉल, मार दूंगा मैं तुम्हें, फिर कहाँ जाओगी? उसकी बातें सुनते हुए तारा की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो दक्ष को धक्का देते हुए बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरा वजूद खत्म करने की कोशिश कर रहे हो क्यों? तुम्हें और कोई मिल जाएगा। एक्चुअली तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। दक्ष एकदम से अपने कदम पीछे लेकर बोला, ट्रीटमेंट? बोलकर वो इधर उधर घूमने लगा। तारा कंफ्यूजन और डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर दक्ष कब क्या कर बैठे। तभी दक्ष ने एकदम से कॉफी टेबल पर लात मारी और तारा को देखकर बोला, ट्रीटमेंट की जरूरत है मुझे। कौन करेगा मेरा ट्रीटमेंट? बोलकर उसने वही एक टेबल पर रखा हुआ वास उठाकर तारा की तरफ फेंका। तारा जोर से चिल्लाई क्योंकि उस वास के कुछ टुकड़े उसके पैर पर आकर लग गए थे, पर अच्छी बात यह थी कि उसे चोट नहीं आई थी। तारा ने एकदम से दक्ष की तरफ देखा। दक्ष एकदम से हंसकर बोला, ट्रीटमेंट डॉल? कौन करेगा मेरा ट्रीटमेंट? डॉक्टर ने तो हार मान लिया, तुम करोगी क्या? एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए। मेरी वाइफ मेरा ट्रीटमेंट करेगी, ब्रेकिंग न्यूज है ना? बोलते हुए दक्ष ने वापस अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा दिए। इधर तारा अपना हाथ पीछे की तरफ ले गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और तुरंत बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर आकर तारा सीढ़ियों के पास पहुंची। वो जैसे ही एक सीढ़ी नीचे गई कि तभी दक्ष ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया। तारा चिल्लाते हुए बोली, लीव मी प्लीज, छोड़ो मुझे। दक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, तुम्हारी मौत के बाद छोड़ दूंगा तुम्हें। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, दक्ष ने उसके बालों को छोड़कर उसे हल्का सा धक्का दिया। तारा संभाल नहीं पाए और वो सीधे नीचे गिरने लगी। तभी दक्ष ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तारा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कन बुरी तरह शोर कर रही थी। उसने एक बार सर घुमाकर नीचे देखा। अगर वो यहाँ से गिरती तो उसके सर पर चोट लग सकती थी, उसकी कोई ना कोई हड्डी टूट सकती थी। दक्ष तेज आवाज में बोला, डॉल। तारा ने तुरंत दक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी आंखें हल्की लाल भी थी। वो चुपचाप दक्ष को देख रही थी। दक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाथ छोड़ दूं तुम्हारा? तारा जल्दी से बोली, नहीं प्लीज मत छोड़ना। ये सुनते ही दक्ष के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वो कुछ पल रुककर बोला, पर तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं डॉल? तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ कर रख सकता हूँ जब तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसे तो तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तारा लाचारी से बोली, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, बहुत चोट आएगी प्लीज। दक्ष एकदम से मुस्कुरा कर बोला, और यही तो चाहता हूँ मैं, चोट, खून, मेरी तरफ से दिया हुआ तुम्हें तुम्हारा खून। अपनी बात बोलकर दक्ष ने वापस से तारा का हाथ छोड़ दिया।
तारा जोर से चिल्लाए और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली कि एक बार फिर से दक्ष ने उसका हाथ थाम लिया। तारा ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखा। इस वक्त वो जिस एंगल से पीछे की तरफ झुकी हुई थी, उसका सर पर बहुत बुरी तरह चोट आती अगर दक्ष इस बार उसका हाथ छोड़ता तो। दक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छोड़ दूं। तारा जल्दी से बोली, नहीं, डोंट लीव मी, मत छोड़ो प्लीज। दक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जैसे मेरी डॉल की मर्जी। बोलकर उसने तारा को झटका से अपनी तरफ खींच लिया। तारा एकदम से उसके सीने से टकरा गई। दक्ष ने उसकी पीठ पर हाथ रख लिया और वो सामने देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। इधर तारा ने कसकर उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो दक्ष के कानों को भी सुनाई पड़ रही थी। दक्ष उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, रिलैक्स डॉल, एक झटके में तुम्हें इतना दर्द नहीं दूंगा मैं, डोंट वरी, ओके। बोलकर उसने तारा के बालों पर हल्की सी किस कर ली और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तारा अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो चुपचाप दक्ष को देख रही थी और उसके पागलपन का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। इधर दक्ष उसे सीधे बेडरूम में ले आया। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से गुस्सा आ गया और देखो क्या करना पड़ा मुझे। बोलते हुए वो उसे सीधे वॉशरूम लेकर आया। दक्ष ने तारा को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और वो उसके हाथों की पट्टियां खोलने लगा। तारा अभी भी चुपचाप उसे देख रही थी। तभी दक्ष एक नज़र उसे देखकर बोला, व्हाट डॉल, कुछ बोलना चाहती हो तुम? या फिर? तारा तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ करके बोली, कुछ नहीं। बोलते हुए उसने दूसरे हाथ से अपने हाथ से साफ किया। दक्ष इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके उसकी पट्टियां खोलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने शावर ऑन कर दिया था। ठंडा पानी महसूस होते ही तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, सो ब्यूटीफुल डॉल। बोलते हुए वो धीरे धीरे उसके गालों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखे थे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे दक्ष ने तारा के कपड़े उतार कर वहीं एक कोने में फेंक दिए। इधर शावर के पानी में तारा के आंसू भी मिल रहे थे, लेकिन नजर तो वो दक्ष को आ रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। वही दक्ष उसके पीछे खड़ा उसके बाल सही कर रहा था। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, डॉल, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक बार उन्हें अच्छे से हैंडल करके आता हूँ मैं। तारा तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, क्या मतलब हैंडल करने का? तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकते प्लीज? दक्ष उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, किसने बोला कि मैं उन दोनों को एक साथ मारने वाला हूँ? नहीं मारूंगा मैं। तारा चुपचाप उसे देखने लगी। दक्ष उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, जब तक मेरी डॉल अच्छा बिहेव करेगी तब तक मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो मेरी डॉल को परेशान करे। तुम तो बिहेव करोगी ना डॉल, आफ्टर ऑल यू फेल फॉर मी। तारा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नफरत होती है मुझे उसे पल से जब मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा फील होता है। तुम मेरी उस फीलिंग के लायक नहीं हो मिस्टर दक्ष मल्होत्रा। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, रहना तो तुम्हें ऐसे ही है डॉल, तो लायक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तारा कुछ पल उसे देखती रही और वो तुरंत उससे दूर होकर आगे बढ़ गई। 3-4 कदम आगे जाते तारा के मुंह से चीख निकल गई। वो वही कॉफी टेबल पर बैठकर और उसने अपने पैर की तरफ देखा। उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया था। दक्ष अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, एक तो तुम्हें 3 दिन तक कुछ भी खाना नहीं है, ऊपर से तुम अपना खून ऐसे बहा रही हो डॉल, मर जाओगी। तारा एक नज़र उसे देखकर बोली, और तुम यही चाहते हो मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी, तुम मुझे यहाँ नहीं रख पाओगे। दक्ष उसके सामने पंजों के बल बैठकर बोला, कहाँ जाओगी निकाल कर तुम? तब तक कहीं नहीं जा सकती डॉल जब तक मैं नहीं जाऊंगा, और तुम्हें पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें कभी छोड़ने का। वो लड़की सोनिया, यस, तुमसे पहले वो शिकार थी, मेरा मन भर गया, मेरा उससे बोर हो गया मैं, लेकिन तुम यू आर डिफरेंट। तारा चुपचाप अपनी आंखों में हैरानी लिए उसे देख रही थी। दक्ष ने तारा की आंखों में देखते हुए उसके पैर से वो कांच का टुकड़ा निकाला। तारा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। दक्ष उसके पैर को गौर से देखते हुए बोला, कांच से ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर से कट आया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी पैर पर प्रेशर नहीं देना है। तारा ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे महसूस हो रहा था कि दक्ष उसके पैर पर बैंडेज कर रहा था। वो मन में बोली, 3 दिन के अंदर मेरी जिंदगी पूरी पलट कर रह गई। दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। इस पल के साथ मैं नहीं रह सकती। आई कांट सर्वाइव, मुझे यहाँ से निकलना है।
तभी दक्ष खड़ा होकर बोला, ओपन योर आइज। ये सुनते ही तारा ने तुरंत अपनी आंखें खोली। दक्ष कुछ पल उसे देखता रहा और एकदम से मुस्कुराकर बोला, पूरे दिन यहीं पर रहना क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर लॉक करके जाऊंगा। ओके डॉल, रात को मिलते हैं। अपनी बात बोलकर दक्ष तुरंत वहां से निकल गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तारा अभी भी कॉफी टेबल पर बैठी हुई थी। आज दूसरा दिन था जब उसने कुछ खाया नहीं था और उसे बहुत थकावट फील हो रही थी। तारा गहरी सांस लेकर बोली, जब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पानी पीकर कब तक काम चलाऊं मैं? बोलकर वो उठी और बस लंगड़ाते हुए बैग की तरफ चली गई। वही कॉलर में नर्स इस वक्त रणवीर के वार्ड में थी। वो वहां पर थोड़ी सफाई का काम कर रही थी कि तभी अचानक रणवीर की हार्ट रेट बढ़ चुकी थी। नर्स तेज आवाज में बोली, इन्हें क्या? बोलकर वो खुद रणवीर को चेक करने लगी थी। तभी अचानक से रणवीर ने अपनी आंखें खोली। कुछ पल आंखें खोलने के बाद उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक डॉक्टर भी वहां पर आ चुके थे। डॉक्टर नर्स को देखकर बोले, क्या हुआ? नर्स जल्दी से बोली, अभी आंखें खोली थी फिर वापस आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने रणवीर को चेक किया और गहरी सांस लेकर बोले, होश आ चुके हैं, रात तक पूरी तरीके से होश आ जाएगा। एक इंजेक्शन रेडी करो, वो इंजेक्शन दे देना। बोलकर डॉक्टर वहां से निकल गए। वही खन्ना हाउस में नयन इस वक्त कॉलेज गया हुआ था। वही नीलेश और शालिनी घर पर ही थे। आज संडे था इसलिए नीलेश की भी छुट्टी थी। तभी डोर बेल बजी। शालिनी ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। दक्ष एकदम से मुस्कुराकर बोला, हेलो मिसेज खन्ना। शालिनी जल्दी से बोली, दक्ष बेटा तुम अंदर आओ। बोलकर एक तरफ हो गई। दक्ष तुरंत अंदर चला आया। नीलेश उसे देखकर बोले, दक्ष तुम यहाँ पर? तारा कहाँ पर है? वो फोन भी नहीं उठा रही है, उसका कुछ आता पता नहीं है, ठीक तो है ना वो? दक्ष वही सोफे पर बैठकर बोला, मिस्टर खन्ना तारा का फोन नंबर चेंज करवा दिया मैंने। नीलेश हैरानी से बोले, क्यों, उसको क्या जरूरत थी? दक्ष उन्हें देखते हुए बोला, सीधी सी बात है कि वो स्टॉकर जो तारा को स्टॉक कर रहा है उसके पास तारा का पुराना वाला नंबर है और नया नंबर मैंने किसी को लेने नहीं दिया क्योंकि वो किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। वो स्टॉकर है, उसके पास ये सारी चीज होगी, वो कर सकता है, बस इसी वजह से। शालिनी कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन दक्ष मेरी बेटी को मेरी जरूरत होगी, हमें उससे बात करनी पड़ेगी। ऑलरेडी सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ है, वो हैंडल कैसे करेगी? दक्ष मुस्कुराकर बोला, तो कोई बात नहीं मिसेज खन्ना, आप कल आ जाए तारा से मिलने के लिए, वो आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होगी। नीलेश गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, हम कल तारा से मिलने के लिए आएंगे। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश होगी अपनी फैमिली को अपने साथ देखकर। बोलते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। वही तारा इन सारी चीजों से अनजान दक्ष के कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। CH-22 स्टॉकर इज स्टॉकिंग योर फॉरएवर। बेंगलुरु इंडिया। रात का वक्त। तारा आराम से बेड पर सो रही थी और अब तक दक्ष घर वापस आ चुका था। वो चुपचाप वही सामने सोफे पर बैठा हुआ तारा की तरफ देख रहा था। करवट बदलते हुए तारा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। वो खुद से बोली, रात हो गई। बोलते हुए वो उठकर बैठी और उसने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही तारा की नज़र सीधे सामने दक्ष की तरफ चली गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, इतनी हैरानी? सीरियसली डॉल, इतनी हैरानी तो तुम्हें मेरी असलियत जानकर भी नहीं हुई थी। तारा कुछ पल रुककर बोली, जब असलियत पता चला था ना तब कुछ समझने का वक्त नहीं मिला था, पर अब सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ एक मद हो, कातिल हो तुम। दक्ष बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और उसने अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा दिए। उसे देखते हुए तारा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। दक्ष बेड के पास आकर रुका और अचानक से मुस्कुराकर बोला, लेट्स प्ले गेम। तारा जल्दी से बोली, मुझे कोई गेम नहीं खेलना तुम्हारे साथ। बोलकर उसने ब्लैंकेट एक तरफ किया और सीधे खड़े होने लगी। तभी दक्ष ने उसे धक्का देकर बेड पर लेटा दिया और अगले ही पल वो खुद उसके ऊपर आ गया। तारा हैरानी से उसे देख रही थी। वो दक्ष को धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, लो आवे मी प्लीज। दक्ष उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुम चाहते हो डॉल में फिर से तुम्हें ड्रग दूं? ये सुनते तारा एकदम से शांत हो गई और वो अपनी आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखने लगी। वो कुछ पल रुककर बोली, नहीं। दक्ष उसके गाल पर हल्के से बाइट करके बोला, यस। तारा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से वो ड्रग अपनी बॉडी में नहीं चाहती थी और होश में रहकर दक्ष को अपने करीब महसूस करते हुए उसे सब कुछ डिस्गस्टिंग लग रहा था। इधर दक्ष के होंठ तारा के गले से होते हुए नीचे जाने लगे थे।
तारा के पूरे शरीर में गूसेबम्स आ चुके थे। वो जल्दी से बोली, प्लीज डोंट डू दिस, तुम ये मत करो प्लीज। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आई लस्ट ओवर यू। इतना तो करना पड़ेगा वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हें दर्द होगा, ओके डॉल। इसलिए अब तुम चुपचाप सब कुछ फिल करो, बाकी चीज मैं कर लूंगा। तारा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी दक्ष ने अपना टाई निकालकर उसका मुंह बांध दिया। तारा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इधर दक्ष धीरे धीरे तारा के पूरे शरीर को छूने लगा था। तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने हाथ चलाने की कोशिश कर रही थी। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, नहीं समझ में आएगा तुम्हें। बोलते हुए उसने तारा के हाथों को पकड़ा और अपने ड्रॉर से एक रिबन निकालकर उसने तारा के हाथों को बेड से बांध दिया। अब ना तो तारा चिल्ला सकती थी, ना कुछ बोल सकती थी, और ना ही वो अपने हाथ हिला सकती थी। वो बस छटपटा रही थी, पैर हिला रही थी, लेकिन उसका दक्ष के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। दक्ष ने तारा के कपड़े फाड़कर नीचे फेंक दिए और वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर किस करने लगा। आज पहली बार तारा होश में दक्ष को महसूस कर रही थी और उसके लिए ये किसी मौत से कम नहीं था। दक्ष तारा की अप्पर बॉडी पर अपने निशान छोड़ रहा था। उसने धीरे धीरे नीचे बढ़ना शुरू कर दिया था। तारा अभी भी अपने पैर हिला रही थी। तभी दक्ष उसे देखकर बोला, तुम्हारी एक और हल्की सी हरकत डॉल और तुम्हारे फैमिली मेरे निशाने पर। ये सुनते तारा एकदम से शांत हो गई। उसने अपनी आंखें खोलकर दक्ष की तरफ देखा। दक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा मैं तब तक जब तक तुम शांत रहोगी। उसकी बात सुन तारा ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसने हिलने की कोई कोशिश नहीं की और खुद को बचाने की भी कोई कोशिश नहीं की। करीब 1.5 घंटे बाद तारा थकी हारी बेड पर उसे पोजीशन में लेटी हुई श्री दक्ष ने उसके हाथ खोल दिया था। उसने तारा को पूरी तरीके से फ्री कर दिया था, लेकिन तारा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी एक उंगली तक हिला सके। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, ऊपर से इंटरकोर्स, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। दक्ष उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, 1 दिन और इतना सरवाइव करना पड़ेगा तुम्हें डॉल। अब मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिए तो मैं पनिशमेंट वापस नहीं ले सकता। तारा ने एक नज़र उसे अपनी हल्की लाल आंखों से देखा और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष ने बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपने पकड़ मजबूत कर दी। अगला दिन तारा ने अचानक से अपनी आंखें खोली और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोई बुरा सपना देखा था उसने जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी। वो खुद से बोली, ऐसी अजीब सपने क्यों आते हैं मुझे? जिंदगी में इतनी अजीब चीज हो रही है, सपने तो ध्यान के आ सकते हैं। बोलकर उसने अपने पैर जमीन पर रखे और धीरे से खड़ी हुई। इस वक्त उसके पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए तारा ने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल की मिरर में खुद को देखा। उसने दक्ष की शर्ट पहनी हुई थी जो कि शायद दक्ष उसे पहना कर गया था। तारा कुछ पल खुद को घूरती रही और सीधे वॉशरूम चली गई। इधर दक्ष नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वही तनुज एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। दक्ष उसे देखकर बोला, कुछ बोलना है तुम्हें या नहीं? तनुज जल्दी से बोला, सर मिस्टर मल्होत्रा, यामिनी मैडम इंडिया आ रही है कल तक, कल रात तक वो इंडिया लैंड कर जाएंगे। दक्ष बेफिक्रे अंदाज में बोला, सो वॉट? कोई यूनिक, कुछ नया, कुछ भी है ऐसा न्यूज़ में? तनुज उसे देखकर बोला, वो बात नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, और यामिनी मैडम ने मुझसे पूछा था कि आपकी वाइफ की सारी डिटेल्स उन्हें मैं भेज दूं और। दक्ष बीच में बोला, और तुमने भेज दिया? तनुज बिना कुछ बोलो उसे देख रहा था क्योंकि उसने यामिनी को डिटेल्स भेज दी थी। वो यामिनी को मना नहीं कर सकता था। दक्ष एक गहरी सांस ली और वो एकदम से खड़ा हुआ। तनुज अपने कदम पीछे लेकर बोला, सॉरी सर। दक्ष के हाथ में इस वक्त फोक था। वो तनुज की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, योर सॉरी विल नॉट वर्क फॉर मी। अच्छे से जानते हो ना तनुज की मुझे काम मेरे हिसाब से चाहिए, बिल्कुल दक्ष मल्होत्रा के हिसाब से। दक्ष कुछ करता या फिर वो तनुज को चोट भी पहुंच पाता उससे पहले ही तुरंत किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। दक्ष की नज़र सीधे तारा की तरफ चले गए जिसने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो हैरानी से उसे देख रही थी। तारा उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? सबको तो तुमने परेशान करके रखा है, किसी के साथ कुछ भी कर देते हो, लेकिन वो तो तुम्हारा असिस्टेंट है। और दक्ष बीच में बोला, मेरा असिस्टेंट? राइट डॉल, तुम इतना बोलते हुए और उसने तनुज की तरफ देखा। तनुज जल्दी से बोला, सॉरी बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। दक्ष ने वो फोक उठाकर एक कोने में फेंका और तारा को एकदम से अपने पास खींच लिया। तारा उसके सीने से टकराए और वो एकदम से अपना सिर सहलाने लगी।
दक्ष उसे घूरते हुए बोला, क्या सोचकर तुमने किसी और को डिफेंड करने की कोशिश की डॉल? तारा उसे देखकर बोली, ह्यूमैनिटी जो तुम्हारे अंदर नहीं है वही सोचकर। दक्ष बीच में बोला, ओह जस्ट शट अप। इस वक्त उसकी आवाज इतनी तेज थी कि तारा की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो चुपचाप दक्ष को देख रही थी। दक्ष उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, लिसन डॉल, आज जो हरकत की अगली बार ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तारा चुपचाप उसे देख रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, अगली बार अगर तुमने मेरे सामने किसी को भी बचाने की कोशिश की, चाहे लड़का हो या लड़की, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन रिमेंबर यू आर माई डॉल। दक्ष मल्होत्रा की डॉल हर किसी को नहीं बचा सकती, यू कांट। तारा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम सच में, तुम पागल हो। बोलते हुए वो बस अपने कदम पीछे लेती चली जा रही थी। वही दक्ष चुपचाप उसे देख रहा था। अचानक तारा की आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छाया और वो गिरने लगी। तभी दक्ष ने उसे गिरने से बचा लिया। तारा ने अपनी हल्की खुली आंखों से दक्ष की तरफ देखा और वो धीरे से बोली, सबसे बड़े पागल। करीब 1 घंटे बाद तारा की आंखें खुली, वो तुरंत उठकर बैठी और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। उसे एक ड्रिप चढ़ रही थी। तारा धीरे से बोली, अभी भी सिर घूम रहा है। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठा था और उसे पता था कि वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। उनके बेडरूम में दक्ष के अलावा कोई उसके पास आकर बैठ नहीं सकता था। दक्ष तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम अभी के अभी खाना खाओगी, ओके? बोलकर उसने तारा को सीधे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तारा अपनी आंखें खोलकर बोली, जरूरत नहीं है इतना एहसान करने की। अभी 1 दिन बाकी है ना, तो तुमको भी। दक्ष बीच में बोला, डॉल बिल्कुल नहीं, तुम्हारे घर वाले आने वाले आज, और अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो पता है ना तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तारा ने बिना कुछ बोले अपनी नजरें फेर ली। इधर दक्ष ने खाने की प्लेट सामने बेड पर रखी और वो तारा को खुद अपने हाथ से खाना खिलाने लगा, ना चाहते हुए भी तारा को उसके हाथ से खाना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो चुका था। दक्ष तारा के हाथ की तरफ देखकर बोला, ये ड्रिप 10-15 मिनट में निकाल दी जाएगी। उसके बाद तुम्हें खुद को प्रिपेयर करने 1 घंटे में तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर आ रहे हैं। तारा जल्दी से बोली, विल यू लेट मी गो? ये सुनते दक्ष ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तभी तारा जल्दी से बोली, बस 1 रात के लिए प्लीज, मुझे 1 रात मेरी फैमिली के साथ रहने दो, इतना सा। दक्ष बीच में बोला, अगर तुम 1 रात उनके साथ रहोगे तो मैं क्या करूँगा? तारा कुछ पल रुककर बोली, तुम मतलब? दक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली, जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तब बता देना, भेज दूंगा मैं तुम्हें 1 रात के लिए, ओके? तारा बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देखते रह गई। थोड़ी देर बाद दक्ष उसे छोड़कर चला गया था और करीब 1 घंटे बाद नीलेश खन्ना और शालिनी खन्ना वहां पर हॉल में बैठे हुए थे। तारा अभी तक ऊपर बेडरूम में थी। उसके हाथ से ड्रिप निकल चुकी थी और वो अच्छे से तैयार थी। इस वक्त वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ड्रेस सही कर रही थी। तारा खुद से बोली, मम्मा या पापा में से किसी ना किसी को कुछ तो बता दूंगी मैं, कैसे भी करके उन्हें समझ में आ जाएगा। बोलकर उसने कुछ पल खुद को मिरर में देखा। उसने रेड कलर का मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था। तारा ने एक गहरी सांस लिया। वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। नीचे पहुंचते ही जैसे उसकी नज़र शालिनी की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, मम्मा। ठीक उसी वक्त शालिनी ने तारा की तरफ देखा। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, तारा तुम? वो बोल रही थी कि तभी तारा तुरंत भाग कर आए और वो सीधे शालिनी के गले लग गई। शालिनी ने तारा की पीठ पर हाथ रखा। उसे समझ से नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। तारा ऐसे मिल रही थी जैसे वो कितने वक्त से उन लोगों से दूर हो। तारा धीरे से बोली, मम्मा आपको पता है। तभी एक तेज आवाज आए, रिलैक्स डॉल, आई नो कि तुमने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया, पर इट्स ओके, वो तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही तारा ने खुद को एकदम से शांत किया और वो तुरंत शालिनी से अलग हो गई। शालिनी तारा के गाल पर हाथ रखकर बोली, ठीक हो ना तुम? और ये बोलते हुए उनकी नज़र तारा के दोनों हाथों पर गई और फिर उसके एक पैर पर जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। तारा के एक हाथ पर पट्टी नहीं थे, लेकिन दूसरे हाथ पर थी। शालिनी धीरे से बोली, इतनी चोट कैसे लगी है तुम्हें? तारा ने एक नज़र दक्ष की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था कि मानो उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। तारा वापस शालिनी को देखकर बोली, मम्मा वो एक्चुअली कुकिंग ट्राई कर रही थी और दूसरे हाथ में चोट लगा दिया और फिर इन्हीं सब चीज़ों में पैर में भी लग गई। शालिनी उसे देखते हुए बोली, तारा कितनी बार मना किया है कि किचन तुम्हारा जोन नहीं है,
क्यों जाती हो तुम कुछ भी करने? प्लीज अगली बार किचन में घुसने मत देना, खुद को चोट लगा लेगी ये। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, जरूर मिसेज खन्ना, मेरे डॉल को मैं खुद किचन में कदम नहीं रखना दूंगा। तारा मन में बोली, बिना किचन में कदम रखे तुम मुझे टॉर्चर करोगे, जानती हूँ मैं तुम्हारे दिमाग में है क्या। तभी नीलेश दक्ष को देखकर बोले, दक्ष बेटा कुछ पता चला क्या उस स्टॉकर के बारे में? स्टॉकर सुनते ही तारा एकदम से दक्ष को देखने लगी। उसके दिमाग में एक साथ कई तरीके के सवाल चलने लगे थे, पर उन सभी का जवाब उसे दक्ष देने वाला था, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था। दक्ष सोफे पर बैठकर बोला, मिस्टर खन्ना, स्टॉकर वो इंसान पकड़ा गया है। तारा मन में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? नीलेश गहरी सांस लेकर बोले, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तारा, तुम्हारा जो नया फोन नंबर है वो दे देना। तारा जल्दी से बोली, ओके पापा। बोलते हुए उसने तिरछी नजर से दक्ष को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद नीलेश और शालिनी एक कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए थे। तारा वहां से खड़ी हुई वो ऊपर जाने वाली थी कि तभी दक्ष ने उसे पकड़कर अपने पास खींचा। तारा उसे देखकर बोली, व्हाट? दक्ष कुछ पल रुककर बोला, स्टॉकर इज स्टॉकिंग यू फॉरएवर। बोलकर उसने CH23 I want to treat you like a doll। बेंगलुरु इंडिया। रात का वक्त। नीलेश और शालिनी घर वापस जा चुके थे और वो शाम को निकले थे। पूरे दिन में लोग घर पर थे और दक्ष ने ही खुद उन्हें रोका था। तारा को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या था, लेकिन दक्ष जो भी कर रहा था फिलहाल उसके लिए वो जरूरी था। उनके जाने के बाद तारा के दिमाग में एक बार फिर से वही सारी चीजें चलने लगी। तारा इस वक्त बेडरूम में इधर उधर घूम रही थी। वो खुद से बोली, स्टॉकर इज स्टॉकिंग योर फॉरएवर। क्या मतलब था इस बात का? कहीं दक्ष ने ही तो ये सब कुछ नहीं किया। बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और एक ही जगह पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। तारा खुद से बोली, वो ऐसा कर सकता है, वो जरूर कर सकता है, मैं कैसे पता लगाऊं? कुछ सोचते हुए तारा तुरंत बेडरूम से निकल गई। वो नीचे घूमते हुए दक्ष को ढूंढ रही थी, या फिर शायद कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से उसे इस बात का कंफर्मेशन मिल पाए। पूरा विला घूमते हुए तारा एक जगह पर पहुंच चुकी थी। उसने सामने की तरफ देखा, एक दरवाजा था जिसके ऊपर पासवर्ड ब्लॉक लगा हुआ था। कुछ सोचते हुए तारा उस दरवाजे के पास गई और गौर से उस पासवर्ड ब्लॉक की तरफ देखने लगी। वो कुछ पर रुककर बोली, लॉक क्या हो सकता है? कुछ सोचते हुए तारा ने एक नंबर डाला और अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। वो खुद से बोली, सच में कोई इतना बड़ा पागल कैसे हो सकता है? अगर ये प्यार में होता तो कितना खूबसूरत लगता, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेशन के चलते हैं। दक्ष ने वही पासवर्ड डाला था जिस दिन पहली बार उसने तारा को देखा था। उस रेड कलर की ड्रेस में शॉपिंग मॉल की पार्किंग में, उसी दिन की पूरी डेट यही वो पासवर्ड था। तारा ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो जैसे अंदर पहुंची उसने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से दरवाजा बंद हो चुका था। तारा की नज़र सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो पूरा कमरा बहुत ज्यादा बड़ा था, हल्का ठंडा भी था, और सामने एक फुटेज चल रही थी जो कि रिपीट पर थी। वो तारा की फुटेज थी जिसमें वो अपने कमरे में घूम रही थी और वो उनके शादी से एक दिन पहले की थी। ये देखते तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद से बोली, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा इतना बोलकर वो रुकी। उसने तुरंत अपना फोन पॉकेट से निकाला। अभी उसके पास नया वाला फोन ही था जो दक्ष ने उसे दिया था। तारा ने अपनी आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक नंबर डायल किया। कुछ ही पल में बेल बजने लगी। तारा की नज़र सीधे सामने टेबल पर रखे हुए फोन की तरफ चली गई। उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो चुपचाप उस फोन की तरफ देख रही थी जो रिंग कर रहा था। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ये सब कुछ तुमने किया? बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, सरप्राइज। तारा ने तुरंत मुड़कर दक्ष की तरफ देखा, जो कि उससे करीब 5 कदम की दूरी पर खड़ा अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रहा था। तारा कुछ पल रुककर बोली, कितनी बड़ी गेम खेल रहे हो तुम? और कब से खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो तुम इतना कुछ? तुमने मेरी फैमिली, मुझे सबको बेवकूफ बनाया। बोलते हुए वो दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, इसे खेलना कहते हैं डॉल, सीधे सीधे एंजॉय कर रहा था मैं, इसलिए मैंने किया। अब तुम्हें एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता, और क्या जरूरत है? बीवी बन चुकी हो तुम मेरी। जिस स्टॉकर से तुम बचने के लिए मेरे पास आई थी, वो स्टॉकर हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा, जब तक मैं चाहूंगा। बोलते हुए उसने अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा दिए थे। दक्ष तारा के सामने आकर रुका और उसके पीछे स्क्रीन की तरफ देखकर बोला,
कितनी इनोसेंट लगते हो ना तुम, कितनी इनोसेंट लग रही हो तुम इस फुटेज में, इतनी इनोसेंट कि कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर दे और तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगी। हाउ इनोसेंट यू आर डॉल। उसकी बातें सुनते हुए तारा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, जब तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल के बाहर उस रेड ड्रेस में देखा था ना, पागलपन चढ़ने लगा था मेरे सर पर। बोलकर वो तारा को इग्नोर करके सीधे सामने स्क्रीन की तरफ बढ़ गया। तारा अभी भी वैसी खड़ी सामने दीवार को घूर रही थी। दक्ष तेज आवाज में बोला, फिर मैंने सोचा अगर तुम्हें सीधे सीधे तरीके से अपना बना लूं तो मजा कहाँ से आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ स्टॉक किया, तुम्हें तुम्हारी हर सांस पर नजर रखी और तुम्हें डराया। एक तरफ तुम्हें बचाया, दूसरी तरफ तुम्हें डराया और तुम फुसती चली गई। अब तारा से और कंट्रोल नहीं हुआ। वो सीधे दक्ष के पास आए और ठीक उसके बाद एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। दक्ष का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वहीं तारा उसे बुरी तरह घूर रही थी। तारा चिल्ला कर बोली, समझते क्या हो तुम खुद को? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी एक बार फिर से उसे पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। तारा एकदम से नीचे गिर गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और सीधे दक्ष की तरफ देखा, जिसकी आंखें इस वक्त हल्की लाल हो चुकी थी और वो उसे घूर रहा था। दक्ष की आंखों में देखते हुए तारा की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चुपचाप उसे देख रही थी। दक्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, यू स्लैप्ड मी। तारा धीरे से बोली, तुमने? दक्ष बीच में बोला, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बोलते हुए वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। तारा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर दक्ष का अगला मूव होगा क्या, और अभी उसका गाल पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था दक्ष की थप्पड़ की वजह से। दक्ष ने तारा के उस गाल को हल्का सा हुआ। तारा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। दक्ष ने कसकर उसके जबड़े को पकड़ा और चिल्ला कर बोला, हाउ डरे यू तारा। तारा ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो दक्ष को धक्का दे रही थी, उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर दक्ष अपनी पकड़ उल्टा और मजबूत कर रहा था। अचानक दक्ष ने तारा का चेहरा छोड़कर उसे जमीन की तरफ धक्का दिया। तारा के सर पर चोट लग गई और उसके मुंह से हल्की सी चीज निकल गई। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और अब अपनी आंखें खोलकर आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखने लगी। दक्ष उसे घूरते हुए बोला, कुछ किया नहीं मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ो। तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की मैंने जानबूझकर, तो तुम फायदा उठा रही हो डॉल। तुम फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें डॉल बोलता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक अ डॉल, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी डॉल नहीं बनकर रहना है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसानों को तो मारने की आदत है मुझे। बोलकर उसने तारा के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरता और उसे जबरदस्ती खड़ा किया। तारा चिल्लाते हुए बोली, दक्ष प्लीज मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दक्ष चिल्लाकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप। तारा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रही थी। दक्ष उसके बालों को पकड़ उसे खींचते हुए सीधे एक दूसरे दरवाजे की तरफ ले गया, जो कि नीचे बेसमेंट की तरफ जाता था। तारा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली और नीचे बेसमेंट में पहुंचते ही दक्ष ने उसे झटके से छोड़ दिया। तारा जमीन पर गिर गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। वो कुछ पल रुक कर बोली, दक्ष प्लीज डोंट, आई एम सॉरी, प्लीज यहाँ मत छोड़ना मुझे, प्लीज। दक्ष उसे देखते हुए बोला, किसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय योर सफरिंग। उसकी बात सुन तारा हैरानी से उसे देखने लगी। दक्ष सीधे एक तरफ गया, उसने कुछ किया और वो बस वापस लौटकर उसके सामने नहीं आया। तारा दक्ष का इंतजार कर रही थी कि उसके कानों में कुछ आवाज पड़ने लगी। वो बहुत क्रीपी साउंड थी, बेसमेंट में स्पीकर से लगे हुए थे, जहां से वो अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, और वो आवाज किसी का भी दिल दहलाने का काम कर सकती थी। तारा ने चिल्लाते हुए अपने कान ढक लिए थे। वो पीछे खिसकते हुए दीवार से टकरा गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसके कानों में अभी भी वो अजीब सी आवाज आ रही थी। वहीं दक्ष उसके सामने अंधेरे में खड़ा चुपचाप तारा की तरफ देख रहा था। अंधेरा था, लेकिन गौर से देखा तो इंसान नजर आ सकते थे, पर तारा कुछ भी फोकस करने की हालत में नहीं थी। उसे बहुत डर लग रहा था। दक्ष कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ तारा को तड़पते हुए देख रहा था। करीब 15 मिनट तक ये टॉर्चर चलता ही रहा और 15 मिनट बाद वो आवाज एकदम से शांत हो चुकी थी। तारा अभी भी चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। दक्ष चुपचाप उसके पास आया और वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। वो धीमी सी आवाज में बोला, डॉल। ये सुनते तारा एकदम से चुप हुई और उसने अपनी लाल आंखों से दक्ष की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, सब बंद हो गया।
बोलते हुए भी डर के मारे चारों तरफ देख रही थी और अभी दक्ष को देख रही थी। दक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, इट्स ऑल डॉल, सब कुछ ठीक है। और आवाज बंद हो चुकी है। उसकी बात सुन तारा की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो तुरंत दक्ष के सीने से लगकर बोली, प्लीज आई एम सॉरी, स्टॉप इट, मैं कभी नहीं करूंगी, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पक्का सॉरी, प्लीज छोड़कर मत जाना वापस। दक्ष उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, आई एम नॉट लीविंग यू, मैं यहीं पर था। उसकी बात सुनते हुए तारा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे समझ में आ चुका था कि दक्ष उसे तड़पते हुए देख रहा था, लेकिन अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। क्या पता दक्ष उसे छोड़कर चला जाए। दक्ष ने बिना कुछ बोले तारा को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर बेसमेंट से निकल गया। वो तारा को सीधे बेडरूम में लेकर गया और बेड पर बैठा दिया। तारा पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसके कानों में वापस सुनाई दे रही थी। तारा एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, आई कांट। दक्ष उसे देखते हुए बोला, 2 दिन तक बुरे सपने आएंगे डॉल, आखिर इतना तो बनता है ना। तारा कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो चुपचाप उठकर वॉशरूम चली गई। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, इट्स योर मिस्टेक डॉल, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन दिया मैंने बस, वेरी सिंपल। बोलकर वो वहीं बेड पर बैठ गया और तारा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तारा फ्रेश होकर बाहर आई। वो चुपचाप जाकर बेड के दूसरी तरफ बैठ गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। वो सो नहीं सकती थी, उसे बहुत डर लग रहा था। तारा यही सब सोच रही थी कि तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। तारा उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? दक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सुलाने की कोशिश। जरूरी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन नींद भी तो जरूरी है और तुम्हें नींद पूरी करनी पड़ेगी, वरना तुम मुझे झेलोगी कैसे? बोलकर उसने तारा को अपने सीने से लगा लिया और उसका सर थपथपाने लगा। तारा ने दक्ष की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। दक्ष उसके कान पर हल्की सी किस करके बोला, क्लोज योर आइज डॉल, आंखें बंद नहीं करोगे तो नहीं सो पाओगे, जितनी देर सोचोगी तो तुम्हें नाइट में इस चीज को लेकर सपने आएंगे। उसकी बात सुन तारा ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर दक्ष एक हाथ से उसकी पीठ सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। करीब 1 घंटे बाद जाकर तारा को नींद आए और वो बस वैसे ही दक्ष की बाहों में सो गई। अगली सुबह कोरल में रणवीर इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था। नर्स उसका चेकअप कर रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, श्री रणवीर चौधरी, काफी अच्छी बात है कि आपको इतनी जल्दी होश आ गया, वरना चांसेस काफी कम थे। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, थैंक यू डॉक्टर, मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, मिस्टर चौधरी, आसपास के कुछ लोग आपको लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि रोड पर आपकी बॉडी मिली थी, आपकी आईडी कार्ड से आपका नाम पता चला और फिर पता चला कि आप एक बिजनेसमैन हैं। रणवीर कुछ पल रुककर बोला, ओके, हॉस्पिटल की सारी पेमेंट मैं कर दूंगा, अभी मुझे बेंगलुरु के लिए निकलना है। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, ओके, मैं आपकी सारी मेडिसिन्स दे देता हूँ, आप अपनी दवाइयाँ लेकर निकल सकते हैं। रणवीर ने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चले गए। रणवीर नर्स को देखकर बोला, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? एक कॉल करना था। नर्स जल्दी से बोली, जरूर मिस्टर चौधरी। बोलकर उसने अपना फोन रणवीर को दे दिया। रणवीर ने किसी का नंबर डायल किया और सीधे कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोला, रणवीर स्पीकिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। CH24 मौत का जाल, बेंगलुरु, इंडिया। अगला दिन तारा ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोली। वो तुरंत उठकर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो एक बहुत बुरा सपना देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग डॉल। ये सुनते ही तारा की नज़र दक्ष की तरफ चली गई, जो कि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। इस वक्त उसके बाल गीले थे जो उसके फोरहेड पर आ रहे थे। तारा उसे देखते हुए बोली, तुम? मतलब कुछ नहीं। बोलकर वो बेड से खड़ी हुई और सीधे बालकनी की तरफ जाने लगी। तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपनी तरफ खींच लिया। तारा उसके सीने से टकरा गई और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, जब इतना डर लगता है तो फिर दूर जाने की कोशिश क्यों? तारा उसे देखते हुए बोली, डराने वाले तुम हो। बहुत कुछ समझ में आ रहा, जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया। सब कुछ तुमने किया है मेरे साथ, एवरीथिंग। और तुम्हें उस चीज का कोई पछतावा नहीं है।
दक्ष उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। पछताने का काम नहीं है मेरा। तारा के पास दक्ष की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में किसी पागल से बात कर रही था। उसे समझ में आ रहा था कि आखिर दक्ष की सिचुएशन क्या थी। वो सच में एक पागल था जो कि बस पागल खाने से बाहर था, इसीलिए इतना ज्यादा खतरनाक था। दक्ष ने बिना कुछ बोले तारा के होठों पर हल्के से किस कर ली और उससे दूर होकर बोला, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। बोलकर वो वहां से चला गया। तारा बिना कुछ बोले चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद तारा फ्रेश होकर नीचे आते ही उसकी नज़र सीधे एक औरत की तरफ चली गई जो कि दक्ष के सामने खड़ी उसे घूर रही थी। तारा चुपचाप उस औरत को देख रही थी। तभी उस औरत की नजरें तारा की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, तारा खन्ना। दक्ष एक नज़र तारा को देखकर बोला, तारा खन्ना, मेरी डॉल, मेरी वाइफ, राइट मॉम। यामिनी उसे देखकर बोली, दक्ष बाद में बात करते इस बारे में, पहले मुझे तारा से बात करनी है। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, और आपको लगता है कि मैं आपको मेरी डॉल के साथ अकेला छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। यामिनी उसे देखते हुए बोली, दक्ष कहीं लेकर नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारी डॉल को, एक नॉर्मल बात करनी है बस। दक्ष ने वापस तारा की तरफ देखा जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान था, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि यामिनी दक्ष की मॉम थी। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, एग्जैक्ट 5 मिनट। बोलकर वो सीधे बाहर चला गया। तारा अब तक यामिनी के सामने आ चुकी थी। यामिनी उसे देखते हुए बोली, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। आई नो तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तारा कुछ पल रुककर बोली, आपको पता है कि आपका बेटा पागल है, तो आपने उसे पागल खाने में क्यों नहीं रखा? यामिनी उसे देखते हुए बोली, तारा मेरा बेटा पागल नहीं है, और खबरदार अगर तुमने उसके मुंह पर ये बात बोली, वो पता नहीं क्या करेगा, मैं भी नहीं जानती। तारा गहरी सांस लेकर बोली, क्या करेगा? जान से मार देगा मुझे। प्लीज अपने बेटे को समझाए ना कि मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ, मैं कोई सचमुच की डॉल नहीं हूँ जिसके साथ वो जैसे मर्जी वैसे खेल रहा है। वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? यामिनी कुछ पल रुक कर बोली, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने उसका पागलपन इतना ही टिकता है। ऑलरेडी 1 महीना निकल चुके हैं, उससे ज्यादा वो किसी से अपना मन नहीं भरता। छोड़ देगा तुम्हें वो, और 2 महीने रुक जाओ। तारा हैरानी से बोली, आप मुझे ये बोल रही है कि मैं 2 महीने और आपके बेटे का टॉर्चर झेलूं? आपको पता भी है कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है? वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, मेरे शरीर के साथ खेल रहा है। यामिनी धीरे से बोली, शरीर के साथ? तारा गहरी सांस लेकर बोली, बेवकूफ नहीं है जो आप नहीं समझेंगी। और वो अभी बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र यामिनी के पीछे दक्ष की तरफ चली गई जो अब तक वापस आ चुका था। दक्ष तारा को देखकर बोला, 5 मिनट पूरे हो गए डॉल, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुकी हो तुम, इससे ज्यादा नहीं निकालना। मारिया खाना लगाओ। वही मरिया जो कि किचन में थी, दक्ष की आवाज पर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। तारा और यामिनी थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं दक्ष आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तारा अपने प्लेट की तरफ देख रही थी। उसे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही थी और यामिनी के होने के बावजूद उसका दिमाग खराब हो रहा था। इनफैक्ट उसे आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। तभी दक्ष तारा को देखकर बोला, माय इनोसेंट डॉल, 2 दिन बिना खाए रह चुकी हो तुम, और कितने दिन रहना है तुम्हें? तारा एकदम से होश में आकर बोली, सॉरी। बोलकर वो चुपचाप खाने लगी। उसे और पनिशमेंट नहीं चाहिए थी, और भूखा रहने का वो सोच भी नहीं सकती थी। 2 दिन में उसे पता था कि उसकी हालत क्या हुई थी। दक्ष ने यामिनी की तरफ देखा जो कि तारा को देख रही थी। वो चुटकी बजाकर बोला, मॉम आइज हियर। ग्रामिनी उसे देखकर बोली, नहीं देख रही तुम्हारी डॉल को? तारा उन माँ बेटे को देखा और वो वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद तारा का खाना खत्म हो चुका था और वो तुरंत ऊपर भाग गई। यामिनी कुछ पल रुककर बोली, दक्ष तुम तारा को एक घर में बंद करके नहीं रख सकते। कल को तुम्हारी मीटिंग होगी, पार्टी होगा, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी वाइफ है, और अगर वाइफ है तो वो एक घर में बंद होकर नहीं रह सकती। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, किसने बोला कि मैं उस घर पर बंद करके रखने वाला हूँ मॉम? ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। बाहर निकलेगी वो, लेकिन तब जब मैं चाहूंगा और जैसे मैं चाहूंगा। यामिनी उसे देखते हुए बोली, आज रात को पार्टी है, इसलिए आई थी मैं यहाँ पर ताकि तुम्हें बता दूं। उस पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओगे क्योंकि इंडिया का सारा काम तुम संभालते हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, नो प्रॉब्लम। तभी दक्ष के फोन पर एक मैसेज आया।
उसने एक बार अपना फोन चेक किया और तिरछा मुस्कुरा दिया। इधर तारा बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था और वो गुस्से से सामने घूर रही थी। तभी दक्ष अंदर आते हुए बोला, डॉल गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तारा उसे देखकर बोली, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है? ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे जाने दे रहे हो। दक्ष उसके पास आकर रुका और उसने तारा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। तारा एकदम से उसकी आंखों में देखने लगी। दक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, आज रात को एक पार्टी है और तुम वहां पर मेरे साथ चलोगी, तारा मल्होत्रा बनकर। तारा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई एम तारा खन्ना और तुम। वो बोल रही थी कि तभी दक्ष ने उसकी कमर में अपनी उंगलियां धंसाए और उसे अपने करीब खींचा। तारा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कुछ बोल रही थी तुम? सुनाई नहीं दिया मुझे डॉल। तारा धीरे से बोली, सॉरी, कुछ नहीं बोल रही मैं। दक्ष ने तारा की कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसने जहां पर अपनी उंगलियां धंसाई थी उस जगह को सहलाने लगा। तारा ने अपनी आंखें खोलकर एक नज़र दक्ष को देखा और उसने वापस अपनी नज़र झुका ली। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, रेडी रहना शाम को। बोलकर उसने तारा के फोरहेड पर हल्की सी किस कर ली और वहां से चला गया। तारा कुछ पल रुककर बोली, पार्टी? कौन सी पार्टी में लेकर जाएगा ये मुझे? बोलकर वो बेड पर बैठ गई। कुछ सोचते हुए तारा लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में वो सारी चीज घूमने लगी। दक्ष से उसकी पहली मुलाकात और उसके बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ होना, ये सब कुछ तारा ने पहले कभी नोटिस नहीं किया कि सारी चीज तभी की हुई है जब से दक्ष उसकी जिंदगी में आया। वहीं दूसरी तरफ नक्श इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर असाइनमेंट बना रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और पिया अंदर आते हुए बोली, यहाँ पर अकेले बैठे हो तुम? नोटिस किया है मैंने कि तारा की शादी के बाद से तुम्हारी हरकतें बदल गई है। नक्श एक नज़र उसे देखकर बोला, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ध्यान देना जरूरी है, इंजीनियरिंग करनी है मुझे। पिया उसके सामने बेड पर बैठकर बोली, क्या परेशान कर रहा है? उसका सवाल सुन नक्श की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वो एकदम से रुक गई। वो पिया को देखकर बोला, पिया दी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पिया कंफ्यूजन से बोली, क्या अजीब लग रहा है? नक्श अपना लैपटॉप बंद करके बोला, दी मुझे तारा दी की शादी गड़बड़ लग रही है। ये कौन सा तरीका होता है एक प्रॉब्लम से बचने के लिए? शादी नाम की प्रॉब्लम में डाल दिया। पिया उसे देखते हुए बोली, नक्श शादी कोई प्रॉब्लम? नक्श बीच में बोला, आई नो शादी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे हुई वो प्रॉब्लम है। मेरे दी की लाइफ को मजाक बना कर रख दिया संब ने, मुझे वो दक्ष मल्होत्रा सही इंसान नहीं लगता। पिया चुपचाप नक्श को देख रही थी। दक्ष का नाम बोलते हुए भी उसके चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशन थे, मानो उसे दक्ष इतना नापसंद हो कि वो उसे जान से मार दे। पिया कुछ पल रुककर बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नोटिस किया क्या तुमने? नक्श जल्दी से बोला, सारी प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब से वो दक्ष मल्होत्रा लाइफ में आया है। तारा दी की जिंदगी में वो इंसान आया तब वो स्टॉकर भी उनकी लाइफ में आया। किसी ने पता नहीं क्यों नहीं नोटिस किया, बट हमेशा वो इंसान उस जगह पर क्यों पहुंच जाता था जहां पर तारा दी प्रॉब्लम में होती थी। पिया गहरी सांस लेकर बोली, नक्श, डू यू हैव एनी रियलाइजेशन की तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तारा की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो स्टॉकर, वो सब कुछ उन सब के पीछे? इतना बोलते ही वो रुक गई। नक्श उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उन सब के पीछे दक्ष मल्होत्रा है और इस बात की गारंटी ले सकता हूं मैं, क्योंकि मेरी गट फीलिंग गलत नहीं है, मैं जानता हूं। पिया चुपचाप उसे देख रही थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले। नक्श गहरी सांस लेकर बोला, तारा दी अपनी शादी के बाद से कॉलेज नहीं गई है, वो उस मल्होत्रा विला से निकली नहीं है। मैं हर रोज सुबह वहां से होकर जाता हूँ, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, वो कॉल पर बात नहीं कर रही है, सब कुछ अजीब है। पिया धीरे से बोली, अगर इतना अजीब है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, डोंट वरी आई ट्रस्ट यू। रात का वक्त, मल्होत्रा विला। तारा इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। रेड कलर यहाँ पर आई थी, इस रंग ने उसकी जिंदगी में घर कर लिया था। ज्यादातर वो हमेशा रेड कलर में ही मिलती थी। तारा ने रेड कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, लाल रंग का कभी नहीं सोचा था कि इस कलर से मुझे नफरत सी होने लगेगी, आज इसे देखकर नफरत होती है और कुछ नहीं कर सकती, कब तक रहूं मैं ऐसे? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तारा ने दक्ष के दिए हुए सारे निशानों को कंसीलर से ढक लिया था। उसने अपने बाल सही किए और अपना फोन लेकर तुरंत नीचे चली आई।
दक्ष वही हाल में खड़ा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तारा उसे देखते रुक चुकी थी। तभी दक्ष उसे देखकर बोला, मुझे देखकर तुम्हारे कदम रुकने लगे डॉल। पर तब तुम्हारे दिमाग में एक बार भी थॉट नहीं आया जब तुमने अपने फोन से अपने घर वालों को कॉल किया। ये सुनते ही तारा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने अपने फोन की तरफ देखा और वापस दक्ष की तरफ। उसने अपने नए वाले फोन से शालिनी को कॉल किया था और आज दिन में ही उससे बात की थी। दक्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, हिम्मत बढ़ने लगी है तुम्हारी। तारा धीरे से बोली, दक्ष प्लीज, मैंने सिर्फ बात की है, कोई कुछ भी ऐसे वैसे हरकत नहीं की, बस नॉर्मल बात, प्लीज। उसका हाथ पकड़कर बोला, और अगर मैं तुम्हारे हाथ से फोन छीन लूं तो कैसे बात करोगी तुम? तारा धीरे से बोली, प्लीज नहीं, आई नीड माई फैमिली। दक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू जस्ट नीड मी, सिर्फ मेरी जरूरत है। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, और एक बार याद रखना, तुम्हारे कॉल पर जो भी बातें हो रही है, जो भी हो एक्टिविटीज होगी, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास आएगा तो डॉल गलती से भी गलती नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था स्टॉकर इज स्टॉकिंग योर फॉरएवर, तो उसका साफ मतलब था कि मेरी नजर हर पल तुम पर है, चाहे तुम मेरी बीवी बनकर रहो या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके। इसके बाद दक्ष उसे लेकर वहां से लेकर निकल चुका था। वहीं रणवीर इस वक्त एक गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर इनायत बैठी हुई थी। उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। इनायत ने एक नज़र रणवीर को देखा और उसने एफएम चला दिया। इस वक्त एफएम पर न्यूज़ चल रही थी और वो न्यूज़ ये थी कि दक्ष मल्होत्रा, द बिजनेसमैन, द बूसीनेस आइकॉन, सामने आए। एक बड़ी खबर पार्टी में पहुंचे दक्ष मल्होत्रा अपनी बीवी, अपनी वाइफ तारा खन्ना के साथ। ये सुनते ही इनायत ने ब्रेक लगा दिया और उसने रणवीर की तरफ देखा जो चुपचाप एफएम की तरफ देख रहा था। इनायत धीरे से बोली, भाई। रणवीर कुछ पल रुककर बोला, मैंने पूछा था ना इनायत, यू डिडंट टेल मी। इनायत कुछ पल रुककर बोली, भाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आपको। रणवीर बीच में बोला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है वो। इनायत सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। रणवीर धीरे से बोला, मौत के जाल में फंसी हुई है, उसे बचाना पड़ेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। CH-25 खून, बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। दक्ष और तारा इस वक्त पार्टी हॉल में थे। तारा यहाँ पर परेशान हो रही थी। वो एक तरफ बार काउंटर के पास खड़ी चुपचाप जूस पी रही थी और चारों तरफ देख रही थी। दक्ष किसी से बात कर रहा था लेकिन उसका आधे से ज्यादा ध्यान तारा के ऊपर ही था। तारा मन में बोली, परेशान हो रही हूँ मैं यहाँ पर, वॉशरूम जाना है मुझे, तब दिमाग सही होगा। सोचते हुए उसकी नजरें सीधे दक्ष की नजरों से जा मिला, जो उसे देख रहा था। तारा ने अपना फोन निकालकर सीधे दक्ष को एक मैसेज किया। इधर दक्ष के फोन के नोटिफिकेशन बजा। उसने तारा का मैसेज चेक किया जिसमें लिखा था कि आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम। दक्ष ने एक रिप्लाई किया और उसने तारा के ऊपर से अपनी नजर हटा ली। उसका सिंपल सा रिप्लाई था, गो। तारा ने एक राहत की सांस ली और वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली और कॉरिडोर से होते हुए वापस जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वही एक पिल से लगा दिया। तारा चिल्लाने वाली थी कि उसकी नज़र सीधे सामने रणवीर की तरफ चली गई। उसे देखते ही वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। तारा धीरे से बोली, रणवीर तुम। बोलते हुए उसके दिमाग में अपनी एंगेजमेंट वाले दिन की सारी यादें घूमने लगी। रणधीर का नहीं आना, इंतजार करते हुए उसका बाहर निकल जाना, उसका एक बार फिर से दक्ष से टकराना और वो सब कुछ। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे दिमाग में तारा। तारा अभी भी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रणवीर को देख रही थी। रणवीर कुछ पल रुककर बोला, दक्ष मल्होत्रा, उसने मुझे तुमसे दूर किया। हमारे एंगेजमेंट वाले दिन उसने मेरे ऊपर अटैक किया। सब समझ में आ चुका था मुझे, तुम तक पहुंचाना चाहता था लेकिन नहीं लड़ पाया। कुछ वक्त के लिए कोमा में चला गया था मैं, हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी बातें सुनते हुए तारा की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो कुछ पल रुककर बोली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आई वॉज रियली स्टूपिड, जो मैंने ये सोचा कि तुम मुझे धोखा दोगे। मेरे दिमाग में ये सब नहीं आया। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, जानता हूं मैं तुम्हारे दिमाग में ये सब क्यों नहीं आया। दक्ष मल्होत्रा, उस इंसान ने तुम्हें पूरी तरीके से फंसाया था। लिसन तारा, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तारा कुछ पल रुककर बोली, मतलब कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? दक्ष बाहर ही है, उसे पता चल जाएगा।
रणवीर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तारा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत खतरनाक इंसान है, ये सिर्फ और सिर्फ मौत का जाल है, जहां तुम फंसी हुई हो, प्लीज निकालना पड़ेगा तुम्हें। तारा धीरे से बोली, रणवीर अगर मैं भागने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी, दक्षा वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, सबसे पहले मम्मा पापा और। रणवीर बीच में बोला, समझ गया मैं तुम क्या बोलना चाहती हो। अंकल, आंटी और नक्श, उन तीनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन तीनों को सेव करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें दक्ष के चंगुल से आजाद करवा कर रहूंगा मैं, किसी भी कीमत पर। तारा कुछ पल रुककर बोली, अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर दक्ष ने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रणवीर कुछ सोचते हुए बोला, उसने कुछ किया है तुम्हारे साथ। रणवीर का सवाल सुन तारा बिल्कुल चुप हो चुकी थी, क्या बताती वो कि आखिर दक्ष ने उसके साथ किया क्या था। उसे शांत देखकर रणवीर जल्दी से बोला, तारा टेल मी, मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तारा धीरे से बोली, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही रणवीर ने एक राहत की सांस ली और वो वापस तारा को देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, 1-2 दिन के अंदर तुम दक्ष मल्होत्रा की कैद से आजाद होकर रहोगी और ये जिम्मेदारी मेरी है। बोलकर वो वही पीछे के रास्ते से होते हुए निकल गया। तारा अभी भी वही खड़ी सामने देख रही थी, उसने रणवीर से झूठ बोल दिया था, क्योंकि रणवीर के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि अगर वो उसे सच बताती तो वो पता नहीं क्या कर बैठता। इधर तारा खुद से बोली, कंट्रोल तारा, अगर दक्ष को हल्का सा भी अंदाजा लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलकर उसने खुद को शांत किया और फिर तुरंत वहां से निकल गई। तारा जैसे ही हाल में पहुंची, उसकी नज़र सीधे दक्ष की तरफ चली गई जो कि अभी भी किसी से बात कर रहा था। तारा सीधे जाकर बार काउंटर पर बैठ गई और कुछ सोचते हुए उसने अपना जूस का गिलास उठा लिया। तारा कहीं खोई हुई थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा। वो एकदम से मुड़ी और उसकी नज़र सीधे दक्ष की नज़रों से जा मिला। दक्ष उसे देखते हुए बोला, इतनी आसानी से डर गई डॉल, बट। इतना बोलकर वो रुक गया और गौर से तारा को देखने लगा। तारा उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। दक्ष एकदम से मुस्कुरा कर बोला, बस ऐसे ही, अपने डॉल को तो देख सकता हूँ ना मैं। तारा गहरी सांस लेकर बोली, तुम। वो बोल रही थी कि तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, एक डांस तो बनता है ना डॉल। तारा हैरानी से बोली, क्या। दक्ष उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ नहीं हो तुम डॉल, है ना। अब तक वो तारा को लेकर हाल के बीचों बीच आ चुका था। एक झटके में सारी लाइट ऑफ हो गई और कुछ स्पॉटलाइट जल चुकी थी उनके ऊपर जो इस वक्त वहां पर डांस करने वाले थे। तारा हैरानी से दक्ष को देख रही थी, वो जैसा बिहेव कर रहा था, उसे दक्ष से इस बिहेव की उम्मीद नहीं थी। इतना लवी डोवी बिहेवियर उसके लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड था। अरे काश, काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल न यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। दक्ष ने तारा को अपने बेहद करीब खींच लिया। तारा के दोनों हाथ उसके कंधों पर चले गए थे। वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिशें बेकार थी। दक्ष ने तारा के गाल पर किस करते हुए उसे एकदम से घुमाया। गुजारा हो तेरे बिन गुजरा, अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजरा, अब हर दिन है लगता। तारा की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी। दक्ष के दोनों हाथ तारा के कंधों से होते हुए नीचे जाने लगे। तारा के शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसे इस वक्त अजीब तरीके से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अभी जो हो रहा था कुछ बहुत बुरा होने वाला था। हाली दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बखुदा तुझको है जाता जान। दक्ष ने सर झुकाकर तारा के कंधे पर किस किया और उसे हल्का सा अपनी तरफ घुमाया। तारा धीरे से बोली, व्हाट आर यू डूइंग। दक्ष उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, फीलिंग से मथिंगा। तारा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मान लाता, याद करके मुस्कुराता हूँ। तभी दक्ष ने तारा को हल्का सा नीचे झुकाया और उसे वापस अपनी तरफ खींचा। तारा के बाल उसके चेहरे पर आने लगे थे। दक्ष ने उसके बालों को उसके चेहरे से पीछे किया। तारा कभी दक्ष के हाथ को देखती तो कभी खुद दक्ष को। तू मेरी राह का सितारा, तेरे बिना हूँ मैं आवारा, जब भी तन्हाई ने सताया, तुझको बेसाख्ता पुकारा। तारा एकदम से दक्ष से अलग हुई और वो दूसरी तरफ जाने लगी। तभी दक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। दक्ष ने तारा के हाथों को पकड़े हुए उसके पेट पर रखा और उसके कान के पास आकर बोला, व्हाट हैपन। जो ऐसे सबके सामने भागने की कोशिश करके क्यों मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो तुम। ये तो गलत बात है ना, क्या चाहती हो। तुम्हारे पैर की चोट जो अभी मुश्किल से ठीक हुई है, मैं तुम्हें और चोट देना शुरू कर दूं।
चाहत है मेरी लाफना, पर मेरी जान दिल मैं हूँ रखता हूँ। उसकी बात का तारा कोई जवाब नहीं दे पाई। धीरे धीरे दक्ष ने उसके कान पर किस करते हुए नीचे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने तारा के हाथ को अपने कंधे पर रखकर उसे हल्का सा अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे नीचे झुकाया। तारा का एक पैर हवा में था और उसने कसकर दक्ष की कॉलर को पकड़ा हुआ था। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बखुदा तुझको है जाता जान। तारा चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी, वही दक्ष खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उसका एक हाथ तारा के गाल पर था। ना जाने दक्ष के दिमाग में क्या आया। उसने हल्का सा सर और झुकाया और तारा के होठों को कैप्चर कर लिया। तारा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं आसपास जितने भी लोग थे जिनकी नजर उन पर थी, अब वो बस उन दोनों को ही देख रहे थे। तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता हूँ। थोड़ी देर बाद दक्ष ने तारा के होठों को छोड़ा और फिर उसे लेकर सीधा खड़ा हो गया। तारा लंबी गहरी सांस लेते हुए दक्ष को देख रही थी। उसने कुछ पल दक्ष की आंखों में देखा, वो बहुत अलग तरीके से उसे देख रहा था। तारा धीमी सी आवाज में बोली, प्लीज लीव मी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, प्लीज। दक्ष उसके गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, नेवर, तुम ही हो, मुझे वो पसंद है जो होना चाहिए। मुझे पता है तुम भी इसे महसूस करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। तारा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष ने उसे वापस घुमाया। एक बार फिर से तारा की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी। दक्ष उसके कान के पास आकर बोला, डॉल तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे साथ 1 महीना हो चुका है। ये सुनते ही तारा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर उसने एक बार भी अपनी आंखें खोली नहीं। ख्वाबों का कब तक सहारा, अब तो तू आजा खुदारा, मेरी ये दोनों पागल आंखें। इसके आगे दक्ष तारा के कान में आगे के लिरिक्स गुनगुनाने लगा। हर पल मांगे तेरा नजरा, आ समझाओ इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता। हाँ। थोड़ी देर बाद दक्ष अचानक से बोला, तो तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारी स्मेल के ऊपर किसी और की स्मेल पहचान नहीं पाऊंगा। उसके इतना कहते ही तारा ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। उसने सर उठाकर दक्ष की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ऐसे देख रहा था कि मानो वो उसे जान से मार देगा। हाले दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बखुदा तुझको है जाता जान। दक्ष एविल स्माइल करते हुए बोला। डॉल को लगा कि दक्ष मल्होत्रा बेवकूफ है। डॉल को ये लगा कि दक्ष मल्होत्रा सच में पागल है जो नहीं समझेगा, है ना। तारा के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकल रहा था। तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता हूँ। हाँ। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, घर जाकर अच्छे से हिसाब करेंगे। उसके इतना कहते ही सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी। एक आदमी दक्ष के पास आकर बोला, मान गए मिस्टर मल्होत्रा, आइडिया नहीं था कि आप अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं। दक्ष उस इंसान को देखकर बोला, ऑफ कोर्स मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ मिस्टर तनेजा, आफ्टर ऑल शादी की है तो कुछ तो करता हूँ ना मैं अपनी वाइफ से, आई मीन प्यार। मिस्टर तनेजा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा और। दक्ष बीच में बोला, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, एक्चुअली मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है ना डॉल। तारा जल्दी से बोली, थकान फील हो रहा है मुझे। मिस्टर तनेजा जल्दी से बोले, इट्स ओके कोई बात नहीं, हम कल आपके ऑफिस में बात करते हैं। इसके बाद दक्ष तारा को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। बाहर आते ही दक्ष ने कसकर तारा का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। दक्ष सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। वहीं तारा की हालत खराब हो रही थी। वो धीरे से बोली, सॉरी। दक्ष सामने देखते हुए बोला, फॉर व्हाट डॉल, किस किस चीज के लिए तुम सॉरी बोलोगी मुझे? इस चीज के लिए कि तुम्हारे ऊपर किसी की महक है, या तुमने ये सोच लिया कि मुझे पता नहीं चलेगा इस चीज के लिए? इस वक्त दक्ष बोलने का लहजा काफी शांत था, लेकिन तारा जानती थी कि घर जाकर मतलब दक्ष की कैद में वापस जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। थोड़ी देर बाद दक्ष ने गाड़ी सीधे मल्होत्रा विला के बाहर रोकी और फिर वो तारा को खींचते हुए अंदर ले गया। वो सीधे उसे कमरे में ले गया और झटके से उसने तारा का हाथ छोड़ दिया। तारा वहीं जमीन पर गिर गई और उसने दक्ष की तरफ देखा। दक्ष अपनी बेल्ट उतारते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक डॉल, क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ? तारा एक नज़र उसकी बेल्ट को देखकर बोली, प्लीज तुम। दक्ष बीच में बोला, नेवर डॉल, आई नेवर हिट यू विद दीज थिंग्स। अपनी बात बोलकर दक्ष ने वो बेल्ट वहीं एक कोने में फेंक दिया और फिर वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया।
तारा अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप सामने देख रही थी। थोड़ी देर बाद दक्ष वापस आया। इस वक्त उसके हाथ में एक बोतल थी। उस बोतल के अंदर क्या था वो दिख नहीं रहा था। तारा कभी दक्ष को तो उसके हाथ में बोतल को देखती यो पीछे खींचते हुए बोली, सॉरी। दक्ष उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, पहले भी पूछा था, फिर से बोल रहा हूँ डॉल, सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हें लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आएगा इस चीज के लिए, या फिर तुमने सोचा तुम मुझसे छुपा लोगी? आर यू स्टूपिड व्हाट? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि जो तुम सोचती हो मैं करके बैठा हूँ? तारा जल्दी से बोली, दक्ष प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज तुम जो भी करने वाले हो मत करो प्लीज। दक्ष एकदम से रुका और कुछ पल रुक कर बोला, यू नो वॉट डॉल, तुम्हारे कपड़ों से जो स्मेल आ रही थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं, तो उसके बदले कुछ तो होना चाहिए। बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बोतल का ढक्कन खोलकर एक कोने में फेंक दिया। तारा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी दक्ष ने उस बोतल में जो भी था वो सीधे तारा के ऊपर डाल दिया। तारा जोर से चिल्लाए और उसने अपने हाथों की तरफ देखा, खून। दक्ष उसके ऊपर खून की बोतल खाली की थी। इस वक्त वह पूरी तरीके से खून से भीगी हुई थी। दक्ष बोतल एक कोने में फेंककर बोला, आई लव ब्लड, आई लव रेड, खून में रंगी हुई दक्ष की बीवी दक्ष मल्होत्रा की डॉल। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वही तारा चुपचाप वैसे बैठी हुई अपने हाथों की तरफ देख रही थी। इस वक्त वह पूरी तरीके से खून में रंगी पड़ी थी। If you want to listen this type of novel, then follow me and please subscribe my channel and do like and share.